नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था जब मैराथन क्लास लाया था कि मैं आपके लिए साइंस का पेपर का एनसीईआरटी बुक से निकाल कर के मेन क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इस वीडियो में हमने आपके लिए लाया है फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 प्रश्न। और अगर इस क्लासेस का आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या मिलने वाले है। इस वीडियो में आप जानेंगे रासायनिक समीकरण को, उनके प्रकारों को और उदाहरण को भी जानेंगे। इसके बाद आप इस वीडियो में जान पाएंगे दर्पण के से जुड़े सवाल जो एग्जाम में आते हैं और लेंस से जुड़े सवाल वो भी जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपको मिलेगा केमिस्ट्री से और इसमें आप देखेंगे प्रश्नों को देख करके आपको लगेगा कि कितनी मेहनत की गई है आपके लिए। तो ये है आपका पहला प्रश्न। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गलवेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। सबसे पहले मैं इसके आंसर को बता देता हूँ, फिर आप थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो इसका सही जवाब है गलवेनीकरण। अब देखिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए संक्षारण को। संक्षारण को आपने देखा होगा। सबसे पहले आप संक्षारण, ये लोहे की मान लीजिए कोई चीज़ है और आप इसे ऐसी जगह पर रख देते हैं जो नमी वाली जगह हो। तो इसमें आप देखेंगे कि इस पर हल्की हल्की परत चढ़ जाएगी, यानी उसकी जो परत पपड़ी छूटने लगेगी जो कि आयरन ऑक्साइड की होती है। ये परत किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। यानी संक्षारण वह प्रक्रिया है जिससे कोई बढ़िया चीज़ जो धात्विक चीज़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे अगर आप एल्युमिनियम के कटोरे में अचार रख देंगे तो कुछ दिन के बाद वह कटोरा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। गैल्वेनीकरण यानी जब जिंक की परत किसी चीज़ पर चढ़ा दी जाती है तो इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। तीसरा है पानी चढ़ाना। आपने सुना होगा सिटी गोल्ड के आभूषण। आपने ये देखा होगा कि जो घंटियाँ होती है, जो गाड़ी के रिम होते हैं, उसमें पानी चढ़ाया जाता है। दरअसल जो सिटी गोल्ड है वो सोने की तरह तो दिखता है लेकिन सोना होता नहीं है, सोना का पानी चढ़ाया जाता है। चौथा है विद्युत अपघटन। जब किसी लिक्विड में मान लेते हैं जल, तो जल में करंट प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चलिए एक बढ़िया से समझाता हूँ आपको। तो ये मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है और इसमें से करंट लाया गया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। आपने घर वाले जो नहाने वाले हीटर जो बना मिलता है मार्केट में, वो अगर डाला होगा तो उसमें देखे होंगे कि बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। ये बुलबुले कहाँ से आए? ये बुलबुले जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने से आए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तोड़ के बुलबुले निकलने लगे। तो विद्युत द्वारा अपघटन किया गया, तोड़ा गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन प्रक्रिया। आपने चारों ऑप्शन को भली भांति समझा। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत, पीला, हरा और काला। तो सिल्वर मीन्स क्या होता है? सिल्वर मीन्स होता है चांदी। सिल्वर मीन्स क्या होता है? चांदी। तो चांदी किस कलर का होता है? तो चांदी होता है सफ़ेद कलर का। तो आपने समझ लिया इसका आंसर क्या होगा? ये होगा श्वेत कलर का। अब हम जानते हैं एक दो चीज़ जो किस किस रंग की होती है। तो सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग की होती है। फास्फोरस जिसको हम लोग गंधक कहते हैं, वो फास्फोरस आपका पीला रंग का होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है
वो हरा रंग का होता है, कोयला काला रंग का होता है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, ग्रेफाइट भूरा रंग का होता है। तीसरा प्रश्न, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिए जस्ता को कहते हैं Zn और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो देख लीजिए यहाँ पर से क्या बनेगा, यहाँ पर से बनेगा ZnCl। क्या बनेगा? ZnCl और दो गैस, दो मॉलिक्यूल ये निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। मैं अभी ये संतुलित नहीं किया हूँ, संतुलित करने से आपको यहाँ पर ZnCl2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगेगा 2HCl। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ निकल रही है हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी अम्ल के साथ धातु, धातु प्लस अम्ल मिलेंगे, धातु प्लस अम्ल मिलेंगे तो धात्विक 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 बनेगा, धात्विक क्लोराइड, क्लोरीन से मिल रहा है तो क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड प्लस हमेशा हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप इस बात को आंख मूंद करके विश्वास कर लीजिए कि जब भी कोई मेटल के साथ मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमेशा हमेशा एक ही गैस बनती है, वो है हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ा जान लिए तो नाइट्रोजन गैस की प्रकृति होती है ठंडी। नाइट्रोजन गैस की प्रकृति क्या होती है? ठंडी होती है, जिसकी वजह से जो भी ऑफ सीजन फ्रूट्स होते हैं या चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है वो नाइट्रोजन में रखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा गर्म गैस है, सबसे ज़्यादा गर्म गैस है, जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन गैस है ये, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो पीले रंग का होता है। ये क्या होता है? पीले रंग का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और ये अम्ल वर्षा के कारक होते हैं, अम्ल वर्षा के कारक होते हैं। और इसी की वजह से संगमरमर को चर्म रोग हो जाता है। संगमरमर को क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाता है, कर्क रोग हो जाता है। और इसमें सीटेट में आपसे पूछा गया सवाल है कि इसमें क्या कहता है कि ताजमहल का रंग उजड़ने का कारण क्या है? तो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने देखा चारों ऑप्शन। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देख लीजिए, आपको याद रखिएगा दहन अभिक्रिया में क्या होगा। जब भी दहन अभिक्रिया होगी तो दहन अभिक्रिया में मिलेगी ताप प्लस ऊष्मा और ताप, ऊष्मा और प्रकाश। ताप, ऊष्मा और क्या मिलेगा? प्रकाश। और साथ में निकलेगा ऊर्जा। साथ में क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। तो अब आप ऐसे ऑप्शन को खोजिए, जब जल उबलेगा तो प्रकाश निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो जल कितना डिग्री में उबलता है? तो 100 डिग्री में उबलता है। जमता कितना है? तो 0 डिग्री पर जमता है। ये बात आपने जाना। हर पॉइंट को मैं आज डिस्कस करते चलूँगा, थोड़ा लंबा होगा चलेगा। मोम का पिघलना, तो मोम यदि पिघल रहा है तो यहाँ पर से प्रकाश नहीं निकल रहा है। ये पिघलाने की बात हो रही है, जलाने की नहीं। तो प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो सिर्फ ये पिघल रहा है। पेट्रोल का जलना, जी हाँ, कंबंसन में होता है। जब आप मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर स्पार्क होता है, पेट्रोल की फुहार निकलती है, और जब ये पिस्टन नीचे की ओर जाता है, पिस्टन नीचे की ओर, तो दबाव के कारण यहाँ आग लग जाती है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतः दहन। क्या कहते हैं? अंतः दहन। और बाहर में जब चूल्हा जला करके लकड़ी उसमें डाल देते हैं और इसमें से रोशनी प्रकाश निकल रही होती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बाह्य दहन। तो यहाँ पर दहन पूछा था, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा पेट्रोल का जलना। सवाल नंबर 5, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का
उदाहरण है। सबसे पहले समझते हम यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसको होने में ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा खींची जाती है, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा निकलती है होने के बाद, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद देखिए ऐसी अभिक्रिया उभयगामी जिसमें दोनों होती हैं। अब चौथी है प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन की जगह में अगर हम सही शब्द का इस्तेमाल करें तो वो होता है विस्थापन। ठीक है, ये मैं आगे डिटेल में उदाहरण के साथ बताऊंगा। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं विस्थापन। तो जब भी आप कंपोस्ट बनाएंगे, जब आप उस कंपोस्ट को, मान लीजिए गोबर का किसी ने कंपोस्ट बनाया, इसमें डाल दिया गोबर, तो जब आप गोबर पानी से वो सड़ेगा, उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी, जब आप उसको उठाएंगे तो आपको हीट महसूस होगी। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा? देखिए आपको हम यहाँ पर बता दें, अगर आपको नहीं पता है लेड नाइट्रेट का, तो नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। तो ये NO3, क्या इसमें NO3 है? नहीं है। क्या इसमें NO3 है? नहीं है। क्या इसमें NO3 है? नहीं है। तो इसमें तो NO3 है ना। देखिए NO2 और O2, तो इसमें से ही अगर हम एक यहाँ ले आएँ तो क्या हो जाएगा? NO3, और हमारा क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि क्या कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है? आंसर आपका सही हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का दूसरा नाम है? धोवन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, है ना, वॉशिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। तो धोने वाले सोडे का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सब सोडियम कार्बोनेट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें 10 भाग जल होता है। इसलिए जब आप सोडा को खुला छोड़ देंगे तो वो पानी की तरह पसीज जाएगा। सवाल है अगला, निम्नलिखित क्रियाओं में से अपघटन क्रिया कौन सी होती है? सबसे पहले आप ये समझिए कि अपघटन क्रिया क्या होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और इस साइड वाले को उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। तो जिसमें आप पाएंगे कि एकल उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक मिस्टेक हो गया। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए सोडियम से जल निकलकर अलग हो गया, और इसका जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ, तो यहाँ पर हो रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों में विस्थापन हुआ, इसका इसके साथ गया और क्लोरीन इसके साथ गया, तो ये तो अभी अपघटन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए ये सवाल ही गलत है, बी ऑप्शन ही गलत है। यहाँ देखिए पोटेशियम क्लोराइड का, यहाँ देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ जो देख रहे हैं आप अकेला है और टूट करके दो ठो बन गया, तो ये हो गया आपका अपघटन अभिक्रिया। और यहाँ दो ठो जुड़ करके एकल हो गया, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तब हम यहाँ पर देखेंगे कि Fe2 में क्या हो जा रहा है, देखिए
Fe का ये इसके साथ चला गया, लेकिन Fe बाद में अकेला रह गया, तो ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब जरा उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। Fe का जो O3 था वो एल्युमिनियम ने ले लिया, लेकिन Fe को तो कुछ मिला नहीं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यदि दोनों ने अदला बदली की होती तो ये हो जाता द्विविस्थापन, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है इसलिए हमारा आंसर सही ये है। अगला है 10वां प्रश्न कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब भी अम्ल की बात होगी तो यहाँ पर लोह चूर्ण, मान लीजिए Fe है और उसमें आप डाल रहे हैं HCl, ठीक है, Fe पर डाल रहे हैं आप HCl, तो ये धातु है और ये क्या है, ये अम्ल है। तो जब भी धातु और अम्ल होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अभी हमने आपको बताया था। अब आप ऑप्शन को देखिए, किस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में निकल रही है। 11वां प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है। कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन संयोजन हमने बताया आपको। सवाल नंबर 12, CuO प्लस H2, तीर का निशान Cu प्लस H2O, एक अभिक्रिया। अब और जान लीजिए, यदि ऑक्सीजन जुड़े तो ये होगा उपचयन, यदि हाइड्रोजन जुड़े तो ये होगा अपचयन, अपचयन, ठीक है, ये होगा उपचयन। और अगर ऑक्सीजन बाहर भी निकले तो भी कहेंगे अपचयन। तो उपचयन के लिए ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन के लिए ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए सवाल पर। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो उपचयन हुआ। ये देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन जुड़े को क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक साथ दोनों हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो उसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी एक का अपचयन हो रहा है और दूसरे का उपचयन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन अपचयन आपको मैंने समझा दिया। उदासीनीकरण बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, नाक के बराबर। सवाल नंबर 13, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं चार्ज, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो बताइए कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो क्या है, तो ये विद्युत के बताने वाले मतलब ये सूचक हैं, है कि नहीं, ये बता देते हैं कि कौन सा चार्ज है। तो इस प्रकार से आपको हिंट मिल गया होगा कि ये कौन से यौगिक कहलाएंगे, ये यौगिक कहलाएंगे विद्युत संयोजी। अब सहसंयोजी होते हैं जो दो मिलकर के आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। सवाल नंबर 14, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए बी दोनों। तो इसका सही जवाब है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर हमने कैसे जाना, ये देखिए, ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या कहा था,
यदि ऑक्सीजन जुड़े, देखिए दोनों साइड ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होगा, अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसको अपचयन होगा। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो भी अपचयन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, H2+Cl2 = 2HCl, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए दो छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का बना रहे हैं, दो क्या बना रहे हैं, एकल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आ गया भाई, द्विविस्थापन में दोनों का आयन आदान प्रदान होगा। तो चलिए देखिए किसी में हो रहा है क्या। हाँ, AgNO3 का NO3 सोडियम ले लिया, चांदी का NO3 सोडियम ले लिया, और सोडियम का Cl Ag ले लिया, यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। पहले था सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर, पहले था सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ था। लेकिन उसने क्या किया, अपने आयनों का आदान प्रदान किया। Ag ने नाइट्रेट सोडियम को दे दिया, सोडियम ने क्लोराइड इसको दे दिया, तो ये कितने विस्थापन हुए, दो विस्थापन हुए, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। विस्थापन में क्या होता है, एक ठो विस्थापित होता है, और द्विविस्थापन में क्या होता है, दो ठो विस्थापित होता है। ठीक है, अब जरा हम ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट 2 गो में टूट गया है, तो ये तो विखंडन अभिक्रिया हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिया कैल्शियम ने और ऑक्साइड दे दिया जल को, तो ये कहीं ना कहीं द्विविस्थापन हो रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, फेरस अकेला है, उसने ले लिया सल्फेट को और कॉपर को कुछ नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे सिर्फ और सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या होते हैं वो समझिए। जब कोई लिक्विड में या जल ही मान लीजिए उदाहरण के लिए, उसमें कुछ ऐसे चीज घोले जाते हैं जो घुले ही ना, या अभिक्रिया के दौरान ऐसे कुछ पदार्थ बन जाते हैं जो घुल नहीं पाया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जा कर के बैठ जाएंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं जो कि अलग हटके उदाहरण है, अभिक्रिया से नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, समझने के लिए। मान लीजिए किसी ने पानी में बालू को घोल दिया, इसका अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन आप समझिए उदाहरण के तौर पे। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जा करके नीचे पर बैठ जाएगा, तो जो नीचे बैठा उसको क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। लेकिन यहाँ अभिक्रिया तो नहीं हुई। जब कोई अभिक्रिया होती है तो कुछ अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, तो वो धीरे धीरे कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और क्या होता है, अविलय, हमने कहा नहीं घुल पाते हैं, विलय मतलब घुल जाते हैं, जो घुलने वाले चीज होते हैं, दोनों तो हो नहीं सकता है। चलिए इसका सही जवाब है अविलय। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन मतलब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनना। तो यहाँ देखिए आप ऑप्शन में, एक दो टूट के दो हो गया, बिल्कुल सही है, एक टूट के दो हो गया, ये भी सही है। लेकिन इस वाले ऑप्शन को देखिए,
इसमें दो जुड़ करके एक हो गया, तो ये क्या है? ये तो संयोजन अभिक्रिया है। और आपसे पूछ रहा था अपघटन नहीं है, तो नहीं है तो संयोजन तो है। अब चौथा देखिए, मानव शरीर में भोजन कई प्रकार के टूट करके क्या हो जाता है? टूट करके नहीं, एक बन जाता है, वो गल करके ये करके, है ना? तो ये अपघटन तो हो जाता है उसमें, लेकिन सी नंबर में अपघटन नहीं हो रहा है, यहाँ संयोजन हो रहा है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया? हमने क्या कहा था आपको? हमने कहा था कि जिसमें उपचयन भी हो रहा है और जिसमें अपचयन भी हो रहा है उसे कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, एक टूट करके दो बन रहा है तो ये हो गया अपघटन। अपघटन जिसको बोलते हैं वियोजन। यहाँ पर दो जुड़ करके एक बन रहा है तो ये कहेंगे संयोजन। दो तो हुआ नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक टूट करके दो बन रहा है तो ये भी अपघटन। तो हमारे पास ऑप्शन बचे क्या रेडॉक्स के लिए? यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कैल्शियम से बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी हुआ और ऑक्सीजन का बाहर भी निकलना हुआ। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा था, यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन जल के साथ जुड़ गया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों साथ साथ हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन साथ में। अब हम देखेंगे फिजिक्स के 30 सवाल, सुपर 30 मान लीजिए इसको आप। आपने केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट सवाल देखे, अब आप देखेंगे फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। अगर ऐसा नहीं होता तो वो टकरा करके किसी चीज़ से रुक क्यों जाती है? वो तो घूम के पार हो जाती। ऐसा नहीं होता है ना। यानी प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और जो किरण सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम कहते हैं कैथोड रे। क्या कहते हैं? कैथोड रे। याद रखिएगा, जो किरण सीधी रेखा में गमन करती है उसको कहते हैं कैथोड रे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की किरण कैसी किरण है तो वो है कैथोड रे। अगला है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश की जो स्पीड होती है सबसे कम होती है किसमें? तो देखिए निर्वात, यानी कुछ चीज़ नहीं है तो कोई रुकावट नहीं, सबसे तेज, सबसे तेज है ना, सबसे तेज। जल में 2 नंबर में कौन आएगा? वायु। 3 नंबर में कौन आएगा? जल। कांच में इसको रुकावट मिलेगी, इसलिए कांच में इसका वेग न्यूनतम होगा। निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल, उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस? तो दर्पण की बात हो रही है तो ये लगा होता है उत्तल दर्पण। अगर आपने देखा होगा कि मोटर गाड़ी का जो सामने का विंड ये होता है हल्का टेढ़ा होता है। क्या होता है? हल्का सा टेढ़ा होता है। और टेढ़ा कौन होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है। और इसकी खासियत है कि बड़ी चीज़ों को ये छोटा करके दिखाएगा। और क्या दिखाएगा? और ये सीधा दिखाता है। यदि अवतल लगा दे तो अवतल उल्टा प्रतिबिंब बनाने लगता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस। उत्तल लेंस। तो ये जो मोटर कार का हेडलाइट है, ये बाहरी वाले शीशे की बात नहीं हो रही है, ये जो अंदर में चमकदार परत होती है जहाँ पर बल्ब लगे होते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? तो ये है अवतल दर्पण, जिसको हम अपसारी भी कहते हैं। अपसारी भी कहते हैं। तो अपसारी का काम क्या होता है? चीज़ों को फैला देना, चीज़ों को फैला। तो अगर हेडलाइट फैलेगा तभी तो ज़्यादा दूर तक रोशनी जाएगी ना। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें होता है अवतल दर्पण का। सवाल नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण में हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब आप कहेंगे काल्पनिक क्यों? तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होगा, जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा और उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। सवाल नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन होता है प्रकाश की तीव्रता का, और डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। डायोप्टर, इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, तो डी बराबर 1/p होता है, याद रखिएगा, डी बराबर 1/p। अब है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? प्रकाश का पथ दर्शाएगा तो इसको क्या कहेंगे? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें से सभी। तो देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, मान लीजिए ये सूर्य है, प्रकाश की किरण ऐसे 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 निकल रही है, तो इसका जो पथ दर्शाएगा इसको कहते हैं किरण आरेख। ये सभी जो किरण हमने बनाए ये क्या है? किरण आरेख है। सवाल नंबर 8, 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो अब देख लीजिए 2 डायोप्टर, तो ये P बराबर कितना दिया हुआ है? तो P बराबर दिया हुआ है 2 डायोप्टर। तो अब देखिए P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। P बराबर कितना होता है? 1/f। मुझे लगता है आगे हमने कुछ D बता दिया, D नहीं होता है, P बराबर 1/f होता है। चलिए अब देखिए क्षमता कितनी दी हुई है? 2D दिया हुआ है। 1 कितना है? और ये हमेशा मीटर में होता है, याद रखिए, ये क्या हमेशा होता है? मीटर में। लेकिन आंसर क्या है? सेंटीमीटर में। तो 1/f लिखेंगे, तो 1/f लिख दिया हमने। अब ये 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब आप 2 से काटिए तो कितना आ गया? 50। अब क्रॉस गुना कीजिए, f बराबर 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसका सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। अगला है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए अभी हमने बताया था आपको कि डी बराबर पी बराबर क्या होता है? पी बराबर 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो अब यहाँ आपसे कह रहा है कि यदि फोकसांतर दिया हुआ है तो आप इसको क्या कीजिए? पी रहने दीजिए, क्योंकि आपसे डायोप्टर मांगा है। तो 1/f लिख लेंगे। f का कितना लिखेंगे हम? 50। और चूँकि सेंटीमीटर में तो इसको भी कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में। अब आप देखिए 2 आएगा आंसर। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा 2? -2 कि +2? तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए और जब आप देखेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी में राइट साइड आएगी और राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो उत्तल लेंस है तो +2, अवतल लेंस है तो -2। आगे देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए जो लाइनिंग आया था उसको कहते हैं प्रकाश का आरेख, लेकिन यहाँ पर समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और प्रदीप्त का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलता हो, और प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो फैल जाता हो। जैसे कि यहाँ से लाइट निकला, डॉट 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 सब जगह फैल गया, तो इसको कहते हैं प्रकीर्णन। सवाल नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी हमने आपको आरेख बना करके दिखाया कि जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है वो इस साइड होता है, तो इसकी क्षमता क्या होती है? प्लस में होती है। अगला है, प्लस को ही धनात्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो चूंकि उत्तल प्लस में है तो अवतल क्या होगा? अवतल होगा माइनस में। उसका भी आरेख अब देखिए, तो इसका जो है ये टकरा करके कुछ इस प्रकार चल जाता है, तो इसलिए इसका जो आपका फोकस पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड में आकर के मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक। क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सवाल नंबर 13, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, द्विउत्तल लेंस, अपसारी। आपको ध्यान देने अभिसारी और अपसारी पर। अभिसारी का मतलब होता है कि लाइट को एक जगह पर ला करके जमा कर देना, इसको कहते हैं अभिसारी। अभिसारी है ना। और अगर वो फैलाता है तो इसको कहते हैं अपसारी। तो इसका आंसर क्या होगा?
अभिसारी होगा। सवाल नंबर 14, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, और ये पूछा गया सवाल है। सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी इन चारों में से किससे लेंस नहीं बनेगा? तो जल से बन जाता है, तभी तो लेंस जल से बनता, तभी तो इंद्रधनुष की घटना घटती, उसमें परावर्तन होने लगता है, अपवर्तन होने लगता है। कांच, हाँ कांच से लेंस बनता ही है। प्लास्टिक से भी बनता है, आजकल बच्चे के कंपास में एक छोटा सा लेंस दे दिया जाता है जो प्लास्टिक का बना होता है। तो लेंस बनने के लिए पारदर्शक होना चाहिए जिससे रोशनी पार हो सके, लेकिन मिट्टी से तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है, मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता। सवाल नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होगा, तो वो है उत्तल दर्पण, है ना? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और हमने आपको बस वाले उदाहरण में कहा था कि बड़ी चीज़ों को वो छोटा करके दिखाता है। आपने अपने गाड़ी का साइड मिरर देखा है कि नहीं? बाइक चलाते हैं, पीछे साइड मिरर होता है, आप देखते हैं कितने बड़े बड़े ट्रक को एक चुटकी भर दिखा देता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब छोटा जब उत्तल से बना, तो बड़ा किससे बनेगा भाई? अवतल से बनेगा। सिंपल सी बात है। सवाल नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आप इसे याद रखिएगा। पहला है, मैं आपको चित्र से बताता हूँ। पहला है कि ये एक अगर दर्पण है, ठीक है, तो इसमें ये आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये 2 नियम आपने देखे प्रकाश के परावर्तन के। अब आप देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बढ़िया से समझिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर कोई कांच ही मिल गया इसको, तो यहाँ पर क्या है? डेंस में, यहाँ पर है लाइट मीडियम, इसको बोलते हैं विरल, विरल, और इसको बोलते हैं सघन। क्या बोलते हैं? सघन। यानी लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में जब आएगा तो वो, अब आप ही सोचिए कि आपको अगर ले जा करके हवा से ले जाकर ठूस दें मिट्टी में, तो आप ऊपर की ओर थोड़ी ना जाइएगा, आप तो नीचे की ओर धंसते चले जाइएगा ना। आप पानी में जा रहे हैं, चल रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। आप हवा से चलते चलते जब पानी में जाइएगा तो आप तो हमेशा नीचे जाइएगा, थोड़ी ना उड़ने लगिएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यदि कोई मछली तैरते हुए नीचे से निकली तो क्या वो नीचे जाएगी? वो ऊपर जाएगी। तो अगर आप प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो लाइट से डेंस में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, तो हमेशा अभिलंब के निकट आएगी। वो जो अभिलंब है उसके वो निकट आएगी। अगला है 20वां प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। मेरे भाई देखिए, ऐसे शब्दों से आपको फंसाया जाएगा। अभिदृश्यक का मतलब होता है लेंस। क्या होता है? लेंस होता है। तो कैमरे में कौन सा लेंस होता है? अब आप सोचिए कि बहुत बड़े दृश्य को छोटे से इमेज पे लाना है, तो बड़ी चीज़ों को छोटा कौन करेगा? तो उत्तल लेंस करने वाला है ऐसा। सवाल नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है किसका? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का? तो हमने अभी कहा कि छोटे को बड़ा कौन करेगा? तो उत्तल दर्पण करेगा। बड़ा को छोटा, उल्टा बोल दिए, बड़ा को छोटा। और ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है। अगर किसी को भी लगता है कि मैं, पहली बात तो मैं फालतू की बातें करता नहीं हूँ, जो फैक्ट होता है वही बताता हूँ। किसी भी प्रकार की फालतू बातें हमसे नहीं होती है, जो फैक्ट होगा वही बताएंगे। मिलाना है तो आप मिला लीजिए, एनसीईआरटी बुक उठाइए, देखिए एक भी प्रश्न बाहर है क्या। अच्छा,
लाइक आप लोग नहीं करते हैं, तो फटाक से लाइक कीजिए। आपके लिए रात रात भर जग करके हमें लिखना पड़ता है, फिर हम उसका वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी आपको रोज़ पोस्ट मतलब वीडियो मिलने वाले हैं, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे अभी, और सिर्फ साइंस का मिलेगा अभी। मैंने बिहार वाला कंप्लीट कर दिया 700 क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे 22वां सवाल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, जो 20 सेंटीमीटर और कैसे है वो देख लीजिए। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण होता क्या है। एक गोलीय दर्पण को यदि आप एक्स के रूप में काटेंगे, तो यहाँ पर से एक इस साइड दर्पण बनेगा और एक इस साइड दर्पण बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह भीतर की ओर हो उसे कहते हैं अवतल। तो ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल, ठीक है। अब आप देखिए कि मान लीजिए ये है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र सी। और यहाँ पर बात हो रही है अवतल दर्पण की, तो चलिए एक अवतल दर्पण बना करके इस बात को समझते हैं। तो हमने जाना ये अवतल दर्पण का परावर्तक सतह इधर होता है, तो इसको कल्पना कीजिए कि एक वृत्त हो जाए, और जहाँ पर इसका केंद्र होगा वहाँ पर आप लिख दीजिए सी, और इसको जब आप मिलाएंगे इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, और इन दोनों का बीच में डिवाइड करेंगे तो इसको कहेंगे एफ, यानी फोकस केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। तो ये बीच में हुआ, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी कितना होगा एक्स होगा। तो फोकस दूरी कितने होता है, तो फोकस दूरी होता है c/2 के बराबर, और c होता है 2f के बराबर, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ मांगा है वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। 23वां प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए निर्गत किरण है क्या। जो परावर्तित किरण है, जो परावर्तित किरण यानी ये जा रही है और ये आ रही है, तो इस वाले किरण को कहते हैं निर्गत किरण, और बीच वाले को कहते हैं अभिलंब, और इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं ये बोल रहा है। तो ये आपतित किरण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण। कौन सा आंसर होगा हमारा, परावर्तन कोण। निर्गत कोण नहीं होता, परावर्तन कोण को ही निर्गत कोण कहते हैं। ये बोलने की बात है, लेकिन होता है परावर्तन कोण। 24वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, यहाँ लेंस हो रहा है, जो दर्पण होगा ठीक उसका उल्टा लेंस करेगा। तो अवतल लेंस दर्पण वास्तविक बनाता है, तो अवतल लेंस काल्पनिक बनाएगा। दर्पण का उल्टा लेंस होता है। यदि अवतल लेंस, हाँ अवतल ही है, फिर से समझिए, अवतल दर्पण अवतल लेंस उसका उल्टा काम करेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। करते हैं, दर्पण का उल्टा होता है लेंस, बस आपको यही याद रखना है। 26वां प्रश्न, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के 2 नियम हमने बताए थे कि अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सभी क्या होता है एक तल में होते हैं। तो इसमें से एक चीज निर्धारित हुआ था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हमने बताया था आपको। 27वां प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो हमेशा काल्पनिक होगा। याद कीजिए समतल दर्पण की चर्चा की थी हमने। जो काल्पनिक होगा वो हमेशा सीधा होगा, जो वास्तविक होगा हमेशा उल्टा होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा।
तो काल्पनिक सीधा हो गया। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। अब आप समझिए कैसे। तो मान लीजिए एक लेंस है, तो एक बार फोकस यहाँ होगा और एक फोकस यहाँ होगा। यदि अवतल भी बात करें तो एक फोकस यहाँ होगा और एक फोकस यहाँ होगा, जबकि दर्पण में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक होता है। दर्पण में सिर्फ एक होता है, याद रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह। सर्च लाइट क्या होता है? जो मान के चलिए टॉर्च होता है या वॉच टावर होता है, इसमें बड़े से एकदम ऐसे लाइट लगे होते हैं जो समुद्र किनारे होता है, ये सर्च लाइट है। या बड़ा सा टॉर्च है जिसको मतलब पुलिस वगैरह खोजते नहीं, जैसे टॉर्च जला के पूरा ऐसे, तो ये सर्च लाइट है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। हमने अभी थोड़ा देर पहले इस पर भी चर्चा की है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, लेकिन ये मत समझिएगा कि चैनल ही बंद हो गया, ऐसा नहीं। आखिरी का मतलब इस वीडियो का आखिरी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो जल्दी से आप टीचर्स लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप देखिए कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, अभी कीजिए। आखिरी सवाल देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि दाढ़ी आप बना सकते हैं उत्तल दर्पण से भी, दाढ़ी आप बना सकते हैं समतल दर्पण से भी, और दाढ़ी आप बना सकते हैं अवतल दर्पण से भी। अब आप कहेंगे भाई तो आंसर कौन सा हुआ? अरे आंसर हुआ ना, आप दाढ़ी बनाते हैं नज़दीक से देख करके, और नज़दीक से जब आप समतल दर्पण में देखिएगा ना तो चित्र बड़े बनते हैं। एक स्थिति ऐसी है कि अवतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वो आप जान लीजिए। मान लीजिए अवतल दर्पण है और इसका ये फोकस है और ये इसका ध्रुव है, इन दोनों के बीच में यदि वस्तु को रख दिया जाए तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा पीछे जा करके और बड़ा। और यही एक स्थिति है जहां अवतल दर्पण सीधा बनाता है, बाद बाकी कहीं नहीं बनाता है। तो आप दर्पण को बगल में ला करके देखते हैं कहीं हमारा कहीं कटा तो नहीं, कहीं दाढ़ी छूट तो नहीं गया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आप बड़ा दिखना चाहते हैं, तो ये दिखाएगा आपको अवतल। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि जब आप सैलून जाते हैं आपके पीछे दर्पण लगा होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है उत्तल। याद रखिएगा, कौन सा होता है? उत्तल होता है। अगर आपसे कहेगा कि महिलाएं सिंदूर पहनती है, छोटे से ऐसे दर्पण होते, वो कौन सा होता है? तो ये समतल होता है। समतल और साथ में ये अवतल भी हो सकता है। अवतल। अगर आपसे कहेगा कि डॉक्टर के पास आपने दांत ठीक कराने गए तो डॉक्टर ने एक छोटा सा लेकर के इस प्रकार का लेंस दिखाया, तो दर्पण लगाया आपके दांत के पास और उसने कौन सा देखा? अवतल। क्यों अवतल? क्योंकि छोटे दांत को वो बड़ा करना चाहता है, तो दांत के करीब जब ले जाएगा पोल और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनने लगेगा। समझ में आ गया? लगी ना लाजवाब क्लास? तो जल्दी से लाइक ठोको यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।